बस आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट एंड डेबिट नोट, सेक्शन 34। देखो क्रेडिट एंड डेबिट नोट क्या होता है, जैसे कि अकाउंट्स में होता है ना, क्रेडिट नोट बनाते हैं हम, डेबिट नोट बनाते हैं, वैसे ही है यहाँ पर भी गुड्स के मामले में। पर ये इशू क्यों किया जाता है, यूज़ क्यों किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इशू टू डील विद द स्पेसिफिक सिचुएशन इन जीएसटी। जीएसटी में कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आती है ऐसी जिसे कि डील करने में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हेल्प करता है। ये जो मेन होता है ना, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, ये कहता है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये डिपेंड करता है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के ऊपर। फर्स्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है विच इज इशूड टू डील विद द सिचुएशन वेयर द टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड फॉर अ सप्लाई एंड सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस इज मोर देन वट इज एक्चुअली पेबल चार्जेबल और वेयर द रिसिपिएंट हैज रिटर्न द गुड्स। देखो क्या होता है, क्रेडिट नोट उस सिचुएशन से डील करता है जीएसटी में जहाँ पर टैक्स इनवॉइस आप इशू कर चुकी है, कोई भी सप्लाई की है और आप टैक्स इनवॉइस इशू कर चुके हैं और सब्सिक्वेंटली, और बाद में हमें ये पता चलता है कि जो टैक्स चार्ज किया था ना, या फिर टैक्स की वैल्यू चार्ज की थी, जैसे मान लो 5% पे चार्ज करना था, आपने 10% पे चार्ज कर दिया तो मतलब ज़्यादा पे चार्ज कर दिया, कम टैक्स लगाना था, कम टैक्स की रेट लगानी थी, ज़्यादा टैक्स की रेट लगा दी, या वैल्यू जो है वो हमने ना क्या किया, 2000 कर दिया, उसकी वैल्यू 1000 करनी थी, वैल्यू में कोई गलती हो गई है या टैक्स की रेट में कोई गलती हो गई है और वो भी ज़्यादा चार्ज हो गया है जबकि कम करना था। ठीक है, उस चीज़ से डील करने के लिए क्रेडिट नोट हेल्प करता है। या फिर जहाँ पर रिसिपिएंट रिटर्न कर देता है गुड्स को। अब जैसे बायर सेलर को गुड्स रिटर्न करता है, वैसे जैसे अकाउंट्स में होता है ना कि सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है, वैसे ही यहाँ पर अगर मान लो बायर ने सेलर को रिटर्न कर दिया गुड्स, तो सेलर क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट। सप्लायर इशू यहाँ पर करेगा क्रेडिट नोट, किसको इशू करेगा, रिसिपिएंट को। क्रेडिट नोट क्या करता है, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कि आपने टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया, टैक्स कम चार्ज करना था, अगर माल वापस आ जाता है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा सेलर को, तो सेलर की टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर क्या हो गई, रिड्यूस है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम, यहाँ पर सेलर की टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो क्रेडिट नोट टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, डेबिट नोट टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्रेडिट नोट रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज रिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ इट, क्योंकि वापस आ गया सामान या फिर आपने ज़्यादा कर लिया, अब कम वैल्यू ऑफ सप्लाई है तो कम सप्लाई होगी तो कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि एक कन्वीनियंट मेथड है, ये लीगल मेथड है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इशू कर चुके हैं। अब उसमें छेड़खानी करने की बजाय, या मतलब कि टेडियस जॉब, मतलब कि और हमें कोई और तरीका अपनाना पड़े, तो हम उसके लिए अलग से टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए हम एक क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, मतलब सेलर इशू कर देता है। प्रोविज़न रिलेटेड विद द क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट नोट से रिलेटेड कुछ एक प्रोविज़न है वो फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है सिचुएशन ऑफ इशू ऑफ क्रेडिट नोट, कब इशू करेंगे क्रेडिट नोट। फर्स्ट है टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्जेस फाउंड टू एक्सीड। मैंने आपको तो बताया अभी, वैल्यू ज़्यादा चार्ज कर ली है टैक्स की, या फिर टैक्स रेट ज़्यादा चार्ज कर लिया है, 10% चार्ज कर लिया है 5% लगाना था किसी प्रोडक्ट के ऊपर, टैक्स रेट 10% लगा दिया है तो गलती हो गई। तो अब गलती को रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। 2000 टैक्स की वैल्यू लगा दी जबकि 1000 टैक्स की वैल्यू लगानी थी, तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। सेकेंड है गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न, जब गुड्स भेज देता है जो रिसिपिएंट है, किसको दे देगा वापस, सप्लायर को, तो उसके पास उसका माल आ गया, उसका माल बिका तो है नहीं, अब टैक्स पे कर किस चीज़ पर करता, वो जो सामान वो बेचता उसकी चीज़ के ऊपर वो टैक्स पे करता, परंतु जब वापस सामान आ गया तो टैक्स लाइबिलिटी तो बनेगी नहीं सेलर की, तो टैक्स लाइबिलिटी इसकी क्या हो गई, रिड्यूस। डेफिशिएंट सप्लाई, डेफिशिएंट सप्लाई क्या होती है कि जहाँ पर गुड्स या सर्विसेज डेफिशिएंट पाई गई, मतलब कि कमी पाई गई, जैसे कि कम सामान भेजा है तो जितना सामान भेजोगे उतना ही टैक्स देंगे, ज़्यादा सामान भेजेंगे तो ज़्यादा टैक्स देंगे, या डिफेक्ट हो गया है वापस आ गया है, तो इन सब केसेस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, किसके द्वारा, सेलर के द्वारा। डिक्लेरेशन ऑफ क्रेडिट नोट इन द रिटर्न, एक चीज़ और रहती है कि हम लोग पहले टैक्स इनवॉइस ज़्यादा अमाउंट का इशू कर चुके होते हैं, तो क्या करना होता है, अब वो अमाउंट
को ठीक करने के लिए आप क्या करते हो, क्रेडिट नोट इशू करते हो। तो क्रेडिट नोट इशू करने के जब इशू करते हैं ना, तो उसको रिटर्न में हम जो टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं उसमें डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। जैसे ही आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया तो रिटर्न में फाइल कर देते हैं कि हमारा इतना माल सप्लाई हुआ, तो वहाँ पर उस चीज़ को रेक्टिफाई रिटर्न में भी करना पड़ेगा। तो उसकी एक डेट होती है कि जब आप उस चीज़ को डिक्लेयर कब तक कर सकते हैं, टाइम लिमिट होती है, ताकि उस बेसिस पर ही आईटीसी का बेनिफिट ले सके। एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्रेडिट नोट को इशू करेगा, ठीक है, जिस महीने उसने माल सप्लाई किया है ना, जैसे मान लो मार्च में किया है उसने माल सप्लाई, तो मार्च के महीने के लिए ही वो अप्रैल तक क्रेडिट नोट को इशू कर सकता है, ठीक है। डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड। उस मतलब वो उसके नेक्स्ट मंथ में या मार्च के महीने में जब उसने सप्लाई इशू की है, तो उस महीने में वो क्रेडिट नोट इशू करने की डिक्लेरेशन कर सकता है। या फिर वो क्या कर सकता है, सितंबर मंथ से लेट नहीं होना चाहिए, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई हैज़ बीन मेड। मान लो कि क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट हो गया। मान लो आपने फरवरी में इशू किया टैक्स इनवॉइस और क्रेडिट नोट दोनों ही, तो फरवरी 2017 में किया, तो ये कहता है कि कब तक, सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मंथ पड़ेगा ना, उसको लेना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 18-19, उसका सितंबर मंथ जो होगा वहाँ तक आप क्रेडिट नोट को डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न होती है, जैसे कि 31 दिसंबर करना है, मोस्टली 31 दिसंबर होती है, या जून करना है, तो जैसा भी जो भी आप एक्चुअल डेट, जिस डेट को रेलिवेंट एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं पूरे साल की, उन दोनों में से जो भी पहले आ जाता है उस टाइम तक क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, तभी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। जो गर्ल्स इसमें एग्जांपल दिखाया हुआ है वो सही नहीं है एग्जांपल। तो आपको ये बात समझना है कि जिस भी मंथ में आप क्रेडिट नोट इशू करते हो, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के मंथ में आप क्रेडिट नोट इशू करते हो, उसके नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जैसे 17-18 में करा आपने इशू, 17-18 के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 18-19, तो 18-19 का जो सितंबर मंथ होगा, या फिर जिस भी डेट को आप एनुअल रिटर्न फर्निश करते हो, जैसे 31 दिसंबर 2018 को की, तो उस डेट और सितंबर की डेट में से दो भी डेट पहले पड़ जाएगी, ठीक है। मान लो आपने दिसंबर में नहीं करी एनुअल रिटर्न फाइल, उससे पहले कर दी, जुलाई में कर दी, अगस्त में कर दी, तो सितंबर और अगस्त से पहले अगस्त पड़ेगा, तो वही तक आप क्रेडिट नोट को डिक्लेयर कर सकते हो, उसके बाद आप क्रेडिट नोट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कहते हैं कि अगर क्रेडिट नोट इशू नहीं हुआ तो कोई भी रिडक्शन नहीं होगी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में रिडक्शन करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है डेबिट नोट। सेक्शन 34 सब सेक्शन 3 क्या कहता है, डेबिट नोट भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि ऐसी ही सिचुएशन से डील करता है। अब ये क्या करता है, टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। डेबिट नोट टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स चार्ज, मान लो आपने टैक्सेबल लायबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, मतलब आपने टैक्स की रेट 5% चार्ज कर दी, जबकि करनी थी 10%। टैक्सेबल वैल्यू आपने 1000 रुपये लगा दिया जबकि आपको टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 2000, तो आपने कम चार्ज किया हुआ है और ज़्यादा चार्ज करना था, तो टैक्स लायबिलिटी को ये इंक्रीज़ कर देता है सप्लायर की। क्रेडिट नोट रिड्यूस करता है, डेबिट नोट इंक्रीज़ कर देता है टैक्स लायबिलिटी को, ठीक है। तो इसीलिए ये डेबिट नोट इशू किया जाता है। ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं, डेबिट नोट भी और क्रेडिट नोट भी, दोनों ही सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री किसके होते हैं, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस के, उसको छेड़ने के बजाय हम एक अलग से फॉर्म बना देते हैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, ताकि उन चीज़ों में कोई मिस्टेक ना करें, हम रेक्टिफिकेशन ना करें, उसके स्थान पर हम ये बना देते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। उसके बाद आ जाता है, इससे रिलेटेड कुछ एक प्रोविज़न है। फर्स्ट है सिचुएशन ऑफ इशू ऑफ डेबिट नोट। कब इशू करेंगे, जब टैक्स लायबिलिटी या टैक्स इनवॉइस की रेट या टैक्स की वैल्यू आपने कम चार्ज कर लिए जबकि ज़्यादा चार्ज करनी थी, और डिक्लेयर करेंगे इसमें भी डेबिट नोट इन द रिटर्न। इसमें ऐसा कुछ नहीं है सितंबर तक का, उसमें क्रेडिट नोट में है, यहाँ पर तो टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो जिस भी मंथ इशू करते हैं हम डेबिट नोट,
उसी मंथ तक विच सच डेबिट नोट हैज़ बीन इशूड एंड टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट कर लेते हैं, उस मैनर में डिक्लेयर कर देते हैं हम। उसी मंथ में डिक्लेयर हो तो उसी मंथ में अच्छा रहता है कि साथ के साथ काम हो जाता है। शैल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज़ बीन इशूड। जिस भी मंथ में वैसे इशू किया जाता है ना, उसी मंथ डिक्लेयर कर लो कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, हमने गलती से टैक्स की रेट या टैक्स वैल्यू जो थी वो कम दिखा दी जबकि ज़्यादा बनती है। उसके बाद आ जाता है कंटेंट ऑफ सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट और डेबिट नोट। मतलब कंटेंट्स क्या है, ये एक सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस है, ठीक है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। फर्स्ट है मतलब कि क्या क्या बातें लिखी होती है, इंडिकेटिंग रिवाइज्ड इनवॉइस, इसमें रिवाइज इनवॉइस वर्ड लिखा होगा, सप्लाई इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस होगा, जीएसटीएन नंबर होगा, डॉक्यूमेंट्स का नेम होगा, ठीक है, कि डेबिट नेट है क्रेडिट नेट है, सीरियल नंबर होगा जैसे इनवॉइस का सीरियल नंबर होता है वैसे ही डेबिट नोट क्रेडिट नोट का नंबर होगा, ऑल करेक्टर्स का होगा। इट स्पेसिफाई द डेट ऑफ इशू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को भी स्पेसिफाई करता है ये। रजिस्टर्ड रिसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, रिसिपिएंट होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, जीएसटीएन नंबर होगा। इन्फॉर्मेशन ऑफ द अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर भी उसकी रजिस्टर्ड होगी, इन्फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड कोड। इन्फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस, it shall contain information of serial number, date of tax invoice as a case may be, bill of supply। बिल ऑफ सप्लाई के मतलब कि सप्लीमेंट्री है क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो बिल ऑफ सप्लाई का बोल देंगे, और ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का भी रेफरेंस होता है जैसे वो दे देंगे हम। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन्फॉर्मेशन इसमें होगी कि क्या वैल्यू बनती है, क्या रेट की टैक्स है, कैसे कम किया, ज़्यादा किया, डेबिट करना है क्रेडिट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सिग्नेचर होंगे सप्लायर के और अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका ई वे बिल अंडर जीएसटी। देखो ये क्या होता है, ई वे बिल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होते हैं। जैसे ही सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्टर के द्वारा, ठीक है, तो सेलर ट्रांसपोर्टर को देता है, ट्रांसपोर्टर रिसिपिएंट को देता है। तो एक दूसरे स्टेट में या एक ही स्टेट में दूसरे शहर में, तो उसमें ना जब ट्रांसपोर्टर जो बड़े बड़े ट्रक सामान लेकर जाते हैं तो उनके पास एक बिल होता है, उसको बोलते हैं ई वे बिल, ठीक है। वो ये एक ऐसा मेथड है जिससे ये आइडिया लगा सकते हैं हम कि जीएसटी के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है मतलब जीएसटी लगा दिया है उस सामान के ऊपर जो भी सामान लेकर जाया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। ट्रांसपोर्टर विल नीड टू कैरी एन इलेक्ट्रॉनिक वे बिल व्हेन मूविंग गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ट्रांसपोर्टर जो कि ट्रक का मालिक होता है ना, उसको ये लेकर जाना जरूरी होता है, नहीं तो वो खुद इलीगल काम कर रहा होता है, तो उसके पास ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी होता है जब गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मतलब कि सेलर से बायर के पास जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इज़ अ मैकेनिज्म इन विच पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, जो कि पर्सन गुड्स की मूवमेंट करवा रहा है, जो कि बेच रहा है, अपलोड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेट्स द ई वे बिल ऑन द जीएसटी पोर्टल। ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी सेलर है अपना सामान बेच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जीएसटी कि वो जीएसटी पोर्टल पर ई वे बिल को जनरेट करे गुड्स की मूवमेंट से पहले, वो उसको अपलोड करता है जीएसटी पोर्टल पर, किस बिल को, ई वे बिल को। तो ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स कैन बी जनरेटेड ऑन द जीएसटीएन पोर्टल, ठीक है, जहाँ पर मूवमेंट्स ऑफ गुड मोर देन 50,000 की होती है ठीक है, वहाँ पर ये कंपलसरी हो जाता है। वी वे बिल 50,000 रुपये का अगर आप सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं तो उस केस में जीएसटी बिल काटना, ई वे बिल काटना जरूरी हो जाता है। कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 50,000 रुपये से ज़्यादा के अमाउंट का। पर्पज़ क्या है ई वे बिल का, ई वे बिल इंश्योर दैट गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड कंप्लाई विद द जीएसटी लॉ। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी लग गया उस सामान पर। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल टू ट्रैक द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड चेक एंड टैक्स इवेजन। एक तो टैक्स की चोरी को बेचता है और एक रोकता है, और एक मूवमेंट भी, गुड्स की मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा सामान कहाँ तक पहुँचा है, इसे हम ट्रैक भी कर सकते हैं। प्रोविज़न रिलेटेड विद द ई वे बिल अंडर जीएसटी, कुछ एक प्रोविज़न है जो कि फॉलो करने पड़ते हैं ई वे बिल से रिलेटेड। फर्स्ट है फॉर्म ऑफ ई वे बिल अंडर जीएसटी, जो कि जीएसटीएन पोर्टल होता है ना, उसके ऊपर फॉर्म होता है ई वे बिल का, ठीक है, वो फॉर्म ही आपको फिल करना पड़ता है। तो ये कहता है ई वे बिल ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है ये, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होता है, जो कि जीएसटी पोर्टल पर होता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है,
देखिए GSTIN नंबर ऑफ रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, पिन नंबर, पिन कोड कि कहाँ पर जा रहा है वो, इनवॉइस, चालान नंबर, डेट, वैल्यू ऑफ गुड, ये सारी चीज़ें किसकी होती है, रिसिपिएंट की होती है। HSN कोड होता है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर होता है, रेल से भेजा तो रेलवे रिसिप्ट नंबर होता है, एयर से भेजा एयरवे होता है, बिल ऑफ लैडिंग अगर शिपिंग से भेजा है, एंड रीज़न फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पार्ट बी इंक्लूड ट्रांसपोर्टर डिटेल, व्हीकल नंबर, जैसे हमने सेलर ने अपना व्हीकल भेजा तो व्हीकल नंबर होगा और ट्रांसपोर्टर की डिटेल होगी। पार्ट ए में किसकी होगी, रिसिपिएंट की डिटेल होगी। रिक्वायरमेंट ऑफ ई-वे बिल अंडर GST, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज एंगेज्ड इन मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल। जो भी पर्सन 50,000 रुपये से ज़्यादा का माल सप्लाई करता है उसके लिए ई-वे बिल बनाना जरूरी हो जाता है। पर्सन लाइबल टू जनरेट द ई-वे बिल, कौन से पर्सन लाइबल है ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए, फर्स्ट है कंसाइनर और कंसाइनी। इन केस द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन इन ओन हायर बाय कन्वेंस बाय रेलवे, बाय एयर, बाय वेसल, ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द कंसाइनर और द कंसाइनी। जैसे बाय एयर भेज रहे हैं, अपने ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं तो कंसाइनर यूज़ कर रहा है कंसाइनर, कंसाइनी भेज रहा है कंसाइनी, तो दोनों में से कोई भी बना सकता है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टर। इफ़ द गुड्स आर हैंडेड ओवर ए ट्रांसपोर्टर, जैसे कि मान लो मेरा व्हीकल नहीं है, मैं किसी और का व्हीकल लेकर उसको हैंड ओवर कर रही हूँ, ठीक है, तो ना तो कंसाइनर बनाएगा नोर कंसाइनी जनरेट द ई-वे बिल, एंड द वैल्यू ऑफ गुड इज 50,000, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर टू जनरेट इट। गर्ल्स क्लियर हो रहा है? देखो अगर खुद का व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं, हम रेल के द्वारा भेज रहे हैं, ठीक है, हम एयर के द्वारा भेज रहे हैं, हम समुद्री पोत के द्वारा भेज रहे हैं वेसल, तो हम कंसाइनर या कंसाइनी बना देगा। अगर वो खुद का व्हीकल यूज़ नहीं कर रहा है, ट्रांसपोर्टर को लिया हुआ है, बीच में हायर किया हुआ है, उसको अपना सामान हैंड ओवर कर रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पास ई-वे बिल हो। इसका मतलब वो अगर उसके पास ई-वे बिल नहीं है तो वो फंस जाता है। थर्ड है प्रिंसिपल। इफ़ द गुड्स आर सेंट बाय द प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू ए जॉब वर्कर लोकेटेड इन अनदर स्टेट। जॉब वर्कर जैसे कि मैंने बताया था ना, छोटे छोटे जो कारीगर वगैरह होते हैं उनसे काम करवाने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं, तो प्रिंसिपल भेजता है, तो इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू जनरेट द ई-वे बिल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, प्रिंसिपल की, उसी को बना कर देना पड़ेगा। पर्सन एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, कौन सा पर्सन एग्जम्प्ट है रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने पे, इफ़ हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड। हैंडीक्राफ्ट गुड्स कौन से होते हैं, जो हाथ से बनाए जाते हैं, वो वन स्टेट से दूसरे स्टेट पे दिए जा रहे हैं बाय अ पर्सन हु हैज़ बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और वो एग्जम्प्ट है वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऑफ द सेट पर्सन टू जनरेट ई-वे बिल रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। मतलब कि एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स को आप भेज रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे और वो एग्जम्प्ट है, वो हैज़ बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जो पर्सन भेज रहा है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जनरेट करे ई-वे बिल। फिर उसमें कंसाइनमेंट्स में वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मतलब हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर वो एग्जम्पशन कैटेगरी में आ जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, जो पर्सन भेज रहा है उसी की बनती है। एक्सेप्शन टू ई-वे बिल रिक्वायरमेंट, कुछ एक्सेप्शन है। नो ई-वे बिल इज़ रिक्वायर्ड टू जनरेट इन द फॉलोइंग केस, वैल्यू लेस देन 50,000 से है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड एज स्पेसिफाइड एक्शन टू रूल 138, मतलब कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जा रही है रूल 138 ऑफ द CGST एक्ट, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है, तो उस केस में ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, तो यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एयरपोर्ट से भेज रहे हैं, रेल से भेज रहे हैं, तो वो रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लैडिंग, ये सब चीज़ें काम आ जाती है, तो ई-वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ई-वे बिल में मोस्टली क्या होता है, जैसे रोड पर ट्रक्स जाते हैं ना उनके लिए मेनली ज़रूरी होता है। यूज़ ऑफ नॉन मोटराइज कन्वेंस, नो ई-वे बिल इज़ यूज्ड इफ़ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड नॉन मोटराइज। नॉन मोटराइज का मतलब यही हो गया कि जैसे मोटर से नहीं चल रहे हैं वो, जैसे रेल है या शिप है उससे जा रहे हैं, एयर से जा रहे हैं, तो उस केस में ई-वे बिल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल, वैलिडिटी देखो, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम तक वैलिड होते हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। जैसे लेस देन 100 किलोमीटर, मतलब कि जो सामान है 100 किलोमीटर से कम दूरी तक पर जा रहा है तो एक दिन के लिए वो ई-वे बिल वैलिड रहेगा। 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक जा रहा है तो 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा। 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर जा रहा है 5 दिन के लिए,
500 किलोमीटर से ज़्यादा, 1000 किलोमीटर से कम तो 10 दिन के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि पहुंचने में हम दिखा रहे हैं ना कितना टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए उसकी वैलिडिटी पीरियड को अलग अलग रूट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा जा रहा है तो 15 दिन के लिए वैलिड है पीरियड। एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, नॉर्मली जो वैलिडिटी ई वे बिल की एक्सटेंड नहीं की जाती। हाउएवर कमिश्नर में एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस। कमिश्नर चाहे तो इन वैलिडिटी पीरियड्स को बढ़ा सकता है। 7th है कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, व्हेन ई वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड बट गुड्स आर आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल फर्निश्ड इन ई वे बिल। ई वे बिल में भी कैंसल इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ द ई वे बिल। क्या होता है कि जैसे ही सामान जा रहा है उससे पहले आप GSTN पोर्टल पर उसको अपलोड कर देते हैं। मान लो लोड कर दिया और सामान नहीं गया तो ई वे बिल को 24 घंटे के अंदर हम कैंसिल कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वे बिल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वे बिल मतलब कि कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कब हुआ। सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द स्टेट, मतलब कि अभी पहले क्या करते थे, ट्रक वालों को पकड़ लेते थे, अभी इनके पास ई वे बिल देखकर उनको जाने देते हैं, तो स्मूथ फंक्शनिंग हो गई इन चीज़ों की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल डिसाइडेड एट इट्स 24th मीटिंग डिसाइडेड टू गो फॉर अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वे बिल। GST काउंसिल ने अपनी 24th मीटिंग में डिसाइड किया कि हम ई वे बिल लेंगे फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट्स, ठीक है। इंटरस्टेट मूवमेंट्स हो रहा है फ्रॉम Feb 1st 2018 and it is decided in Goods and Service Tax Council decided that interstate movement from 1st Feb 2018 1 फरवरी 2018 से इंटरस्टेट मूवमेंट्स में ई वे बिल को इंट्रोड्यूस किया गया अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सब्सिक्वेंटली रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशन वाइड ई वे बिल इंटरस्टेट मूवमेंट, मतलब कि सभी जगह 1 फरवरी 2018 से आ गया था ये। फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टेट्स हैव बीन गिविंग टाइम टिल 1 जून 2018। जैसे इंटरस्टेट हुआ यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो 1 फरवरी 2018 से इम्प्लीमेंट कर दिया, और एक ही स्टेट में मूवमेंट हो रहा है तो भी ज़रूरी होता है, दोनों केस में ज़रूरी होता है, वो उसको टाइम पीरियड को बढ़ा दिया 1 जून 2018, ठीक है। और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। वॉलंटरी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टर कैन स्टार्ट यूजिंग दिस सिस्टम ऑन वॉलंटरी बेसिस फ्रॉम 16 जनवरी 2018। वॉलंटरी बेसिस आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं 16 जनवरी 2018 से ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स एक टॉपिक और आपका प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथोराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स। प्रोहिबिशंस है कुछ रिलेटेड विद द कलेक्शन ऑफ टैक्स। नो टैक्स कलेक्शन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स कलेक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। शैल नॉट कलेक्ट टैक्स इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो अनऑथोराइजेशन टैक्स कलेक्शन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, नो अनऑथोराइज्ड। और कोई भी जो नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द CGST एक्ट। कोई भी जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट जो कुछ प्रोविज़न दिया है CGST एक्ट में। तो मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि टैक्स कलेक्ट करना है। कोई पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे ITC का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो गर्ल्स आपका ये IT टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट का चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।